हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्निंग फार्मेसी पे। तो जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, हम अपने चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन और जितने भी आपके अभी फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं उनकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है। बाय प्रोफेशन मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। करेंटली यूएसए में सेटल हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इनमें से कौन सा मेटल पाया जाता है। तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन ए, कैल्शियम पाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ये इस तरह का पाउडर होता है, पीओपी के नाम से भी इसको जानते हैं, जो हमारे घर की सीलिंग वगैरह होती है उनमें डेकोरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा पानी जब मिलाया जाता है और इसको इस तरह से विस्क किया जाता है तो ये सेमी सॉलिड बन जाता है और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाता है तो पूरा ही ये हार्ड हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। देखिए, इसको डिराइव किया जाता है जिप्सम से। यहाँ पर आप जिप्सम का फॉर्मूला देख रहे हैं, CaSO4 2H2O। जब इसको हीट किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिप्सम को, तो इससे बनता है, देखिए क्या, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लस यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा, इसका फॉर्मूला देखा और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जाना। देखिए, पूछ रहे हैं आपसे कि सोडियम कार्बोनेट को इसमें से किस नाम से जानते हैं, कि इसको ब्लीचिंग एजेंट, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। आंसर इसका ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए बहुत सारी जगह पे अवेलेबल होता है, बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेडिकेशंस को बनाने में, कुकिंग में, बेकिंग में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और ये इसको यूज़ किया जाता है कुकिंग, क्लीनिंग, एज एन एंटासिड इसको यूज किया जाता है मेडिकेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, देखिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस के साथ क्या होता है। उसका यूरिनरी एक्सक्रीशन स्लोअर हो जाता है, यानी उसका यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है वो धीरे धीरे होता है, फास्टर हो जाता है एक्सक्रीशन, इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसका ऑर्गेनिज्म में किसी भी मेडिकल सब्सटेंस का, अगर हमने कोई दवाई ली है, या हायर बाइंडिंग हो जाती है उसकी मेम्ब्रेन से। तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन बी, फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है अगर किसी भी मेडिकल सब्सटेंस का बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी उसका मेटाबॉलिज्म हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि हम सब जानते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कहते हैं, जिसमें ये ड्रग जो है ये एक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मेटाबोलाइट में जब ये ड्रग कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी वजह से इसका ईजी एक्सक्रीशन, देखिए अगर हम पूरी प्रोसेस की बात करें तो पहले अगर कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो पहले वो एब्जॉर्ब होती है, फिर वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म होता है और उसके बाद उसका एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ पर ये मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको, देखिए, दैट इज ईदर लेस एक्टिव और मोर इजिली एक्सक्रीटेड हो जाती है बॉडी से और पोटेंशियली मोर टॉक्सिक देन द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो इसका क्या मतलब है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल ड्रग थी जब किसी पर्सन ने ली तो वो उसके बॉडी में कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो कर रही थी, बट जब ये ड्रग जो है ये मेटाबोलाइज हुई और मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हुई तो हो सकता है वो मेटाबोलाइट पर्सन की बॉडी में एक तरह का टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे। ये टॉक्सिक इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस करता है, हर पर्सन की बॉडी देखिए अलग होती है। इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट्स के बारे में आपको पता होगा कि कभी कभी कुछ दवाएं कुछ लोगों की बॉडी में अलग तरह से रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है, बट हमने देखा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है, देखिए, इन केस ऑफ लिवर डिसऑर्डर्स अकम्पनीड बाय डिक्लाइन इन माइक्रोसोमल एंजाइम एक्टिविटी द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सम ड्रग्स। तो अगर आपको हिंदी में बताएं तो देखिए, ये पूछ रहे हैं आपसे कि लिवर डिसऑर्डर, अगर किसी भी पर्सन का लिवर खराब होता है और जिसकी वजह से क्या है कि माइक्रोसोमल एंजाइम एक्टिविटी जो है उसकी बॉडी में वो भी ठीक से नहीं हो रही है, तो उस केस में अगर वो कोई भी मेडिकेशन लेता है, कोई भी ड्रग खाता है, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एनलार्ज्ड हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या चेंज होगा इनसिग्निफिकेंटली। तो बच्चों देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए, एनलार्ज्ड हो जाएगा, यानी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, ज़्यादा देर तक वो अब
पर्सन के बॉडी में ज़्यादा देर तक ड्रग रहेगी। ये क्यों होता है? देखिए, लीवर क्या होता है, ये मेन ऑर्गन होता है जो कि मेटाबॉलिज्म करता है। किसी भी चीज़ का जो भी हम अपनी बॉडी में लेते हैं वो लिवर के द्वारा मेटाबोलाइज होती है, इंक्लूडिंग ड्रग्स ऑल्सो। अब इस केस में क्या हुआ है कि पर्सन का, ये देखिए ये हेल्दी लीवर है, बट यहाँ पर क्या है कि पर्सन का लीवर जो है वो खराब होने लगा है। लिवर बेसिकली प्रोड्यूस करता है माइक्रोसोमल एंजाइम्स, और ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी किसी भी ड्रग को या किसी भी फूड पार्टिकल को या कुछ किसी भी चीज़ को मेटाबोलाइज करने के लिए। माइक्रोसोमल एंजाइम में जो प्राइमरी एंजाइम होता है वो होता है साइटोक्रोम P450, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर लिवर में किसी भी तरह की खराबी हो जाती है और तो क्या होगा कि ये एंजाइमल एक्टिविटीज़ भी, ये एंजाइम भी ठीक से सेक्रेट नहीं होंगी लिवर से, जिसके कारण क्या होगा कि कोई भी ड्रग जो है वो ठीक से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी। और अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ड्रग एक्सक्रीट आउट भी नहीं हो पाएगी, बॉडी से बाहर भी नहीं निकल पाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ड्रग ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेगी, इसीलिए ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इनमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम कवर करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना, देखिए, हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर? तो देखिए इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस, मनीला में सिचुएटेड है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें, देखिए कि क्या इसका फंक्शन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, काम क्या करता है, तो यहाँ पर इसका काम होता है कि जितनी भी एशिया पैसिफिक रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनको क्या क्या प्रोवाइड करना। देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी अगर कहीं भी किसी भी कंट्री को किसी भी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, लोन की फंडिंग की ज़रूरत है, तो उन सारी चीज़ों को ख्याल रखना इसका काम होता है। टेक्निकल असिस्टेंट, अगर किसी भी टेक्निकल लेवल पे किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है इन सारी ही कंट्रीज़ को जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में आती हैं, तो उनको उस तरह का टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। सोशल डेवलपमेंट में वहाँ की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सोशल कंस्ट्रक्शंस वगैरह, उनको प्रमोट करना, उनमें फंड्स अपने रेज करना उनके लिए। और देन सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि इन सारी ही जो कंट्रीज़ होती हैं जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में आती हैं, उनकी जितनी भी क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज की रिक्वायरमेंट, एनवायरनमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल करना। तो ये सारे काम करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है, देखिए पीटीआई स्टैंड्स फॉर, पीटीआई का इसमें से क्या मतलब होता है? पब्लिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीपल ट्रस्ट ऑफ इंडिया या प्रॉपर ट्रेड इंस्टीट्यूशन? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है पीटीआई की फुल फॉर्म। अगर हम बात करें, देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, तो देखिए जितने भी न्यूज़ होते हैं जो कि इंडिया के और इंडिया के बाहर के जितने भी न्यूज़ हैं उनको कलेक्ट करने का काम होता है इनका। इनकी एक स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट की टीम होती है और कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट यानी जो असिस्टेंट्स होते हैं जर्नलिस्ट के, उनकी पूरी टीम होती है जो कि न्यूज़ यानी सारी खबरें यहाँ तक पहुँचाती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तक। और फिर जो भी लोग इनसे, जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी न्यूज़पेपर की इंडस्ट्रीज, टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो स्टेशन और दूसरे जो ऑनलाइन मीडिया आउटलेट्स होते हैं, जो भी इनसे जुड़े होते हैं, उनको ये सारी खबरें प्रोवाइड करती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसलिए आपने सुना होगा कि कहाँ से ये सारी खबरें मिलती हैं न्यूज़ चैनल्स को। तो बहुत सारी खबरें ये खुद भी बनाते हैं, बट जो बेसिक, जो मेन खबर होती हैं, सारी मेन जो हेडलाइंस होती हैं, वो सारी इन चैनल्स को या इन सारे रेडियो स्टेशंस वगैरह को मिलती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना, देखिए द मोर लाइपोफिलिक ड्रग्स आर मोर पोटेंट, यानी कम डोज में ज़्यादा इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करती है, हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बाइंड मोर एक्सटेंसिवली टू प्रोटीन्स, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी देखिए लाइपोफिलिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो लाइपो का मतलब होता है फैट लविंग। लाइपोफिलिक ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि फैट लिविंग होती है, जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने में फैट्स और ऑयल को डिजोल्व कर लेती हैं रेदर देन वाटर। अगर हम हाइड्रोफिलिक की बात करें तो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स वाटर लविंग होती हैं। अब देखिए इस तरह की जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, ये जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उनको आसानी से ये क्रॉस कर पाती है क्योंकि इनका नॉन पोलर इनका नेचर होता है लाइपोफिलिक ड्रग्स का, और बहुत ही आसानी से इनका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो लाइपोफिलिक
करेक्ट नेचर की होती हैं, ताकि वो बॉडी में आराम से एब्जॉर्ब हो पाए, डिस्ट्रीब्यूट हो पाए और फाइनली एक्सक्रीट आउट हो पाए। तो ये सारे ही जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सारे ही ट्रू हैं लाइपोफिलिक ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए आपको एक ऐसी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का इसमें से नाम बताना है जो कि मोर लिपिड सॉल्युबल है। तो ऑप्शन में देखिए आपको दिया गया है ब्यूपीवेकेन, लिडोकेन, मेपिवेकेन या प्रोकेन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, ब्यूपीवेकेन है एक ऐसी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ये ड्रग होती है। ये क्या होती है, देखिए किस कैटेगरी की ड्रग है, तो ये एनेस्थेटिक यानी लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी की ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लोकल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया को नम करने के लिए, सुन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस पर्टिकुलर एरिया पे ऑपरेट किया जा रहा है किसी सर्जरी के दौरान, यानी देखिए जो मेडिकल प्रोसीजर होते हैं, छोटे छोटे जो ऑपरेशंस होते हैं, चाइल्ड बर्थ या डेंटल वर्क जो होता है, जब यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का टूथ एक्सट्रैक्शन करना होता है तो इस तरह के लोकल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाईली लाइपोफिलिक नेचर का होता है। और इसमें लाइपोफिलिक नेचर का होने की वजह से क्या होता है कि आसानी से जितने भी फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और इसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग एनाल्जेसिक इफेक्ट ये शो करता है। मतलब कि दर्द में काफ़ी देर तक आराम रहता है पर्सन को। जब तक ये पर्सन की बॉडी में ये ड्रग रहती है तब तक उसे किसी भी तरह का दर्द का एहसास नहीं होता है। बट जैसे जैसे ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है, जैसे जैसे बॉडी से बाहर निकलने लगती है, वैसे ही पर्सन को जो जिस भी एरिया पे सर्जरी हुई है उस पर थोड़ी थोड़ी दर्द की फीलिंग, पेन की फीलिंग आने लगती है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, देखिए आपसे, इंडिकेट द एजेंट ऑफ चॉइस इन द इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। यानी एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, देखिए ये एक ऐसी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि किसी भी पर्सन को या तो किसी मेडिकेशन की लेने की वजह से हो सकता है या किसी फूड आइटम से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, नट से एलर्जी होती है, या कभी कभार कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिससे कि पर्सन की बॉडी में एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसे अगर समय पे ट्रीट ना किया गया तो पर्सन की जान भी जा सकती है। तो इन तरह के एलर्जिक रिएक्शंस को, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस को कहा जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो इसको ट्रीट करने के लिए इमरजेंसी थेरेपी कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनालिन कहा जाता है, इसका इंजेक्शन दिया जाता है इसके इमरजेंसी थेरेपी के लिए एनाफाइलेक्टिक शॉक की। एपिनेफ्रिन की अगर हम बात करें तो ये एक पोटेंट वासो कंस्ट्रिक्टर एंड ब्रोंको डायलेटर होता है। अगर हम बात करें, देखिए एनाफाइलेक्टिक शॉक के केस में होता क्या है, पर्सन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाते हैं, यानी वासो डायलेशन जैसी कंडीशन होती है। ब्लड वेसल डायलेट होने के कारण क्या होता है कि सडन ड्रॉप हो जाता है उसका ब्लड प्रेशर और जिसके कारण पर्सन जो है वो फेंट हो सकता है और भी बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं उसकी बॉडी में इस वजह से। तो एड्रेनालिन क्या करता है, इस वासो डायलेशन के इफेक्ट को रिवर्स करता है। यह क्या करता है, वासो कंस्ट्रिक्शन करने लगता है। देखिए कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ब्लड वेसल इसकी जब इसको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि ये ब्लड प्रेशर को राइज करता है और हाइपोटेंशन जो सडन ड्रॉप हुआ था ब्लड प्रेशर, अब उसको इसने रिवर्स कर दिया है। एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब देखिए जब एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है तो पर्सन की जो एयरवेज होती है, सांस लेने की जो नली होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एड्रेनालिन की वजह से क्या होता है, रिलैक्स हो जाती है इनकी जो एयरवेज होती है वो रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि पर्सन आराम से ब्रीथ कर सकता है। और एड्रेनालिन क्या करता है, देखिए जो हार्ट होता है पर्सन का उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को एक थोड़ा सा स्ट्रेंथन करता है, जिससे कि उसका कार्डियक यानी उसकी दिल की धड़कन ठीक से चलने लगे। तो ये सारे काम होते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन के। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, प्रोप्रेनोलॉल को इस्तेमाल किया जाता है इनमें से सारे ही डिसीज के ट्रीटमेंट में एक्सेप्ट किसकी ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो देखिए कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हाइपरथायराइडिज्म, माइग्रेन, हेडेक या ब्रोंकाल एस्थमा। बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, ब्रोंकाल एस्थमा में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी अगर हम बात करें, देखिए कार्डियोवास्कुलर डिसीज में तो हम सभी को पता है कि हाइपरटेंशन जैसे कंडीशन में प्रोप्रेनोलॉल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
है। अगर हम बात करें माइग्रेन की, तो ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि प्रोप्रेनोलॉल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट लाइन मेडिकेशन मानी जाती है माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस के लिए। और अगर हम बात करें देखिए हाइपरथायराइडिज्म की, तो ये हाइपरथायराइडिज्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट इसकी कितनी डोज दी जाएगी, किस तरह से इसको किसके कॉम्बिनेशन में लेना है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बट इनको इन तीनों ही चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाल अस्थमा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्रोप्रेनोलॉल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। और अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं।